हम कर रहे हैं जी मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसकी हम 3 वीडियोस कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियोस की मैं लिंक्स दे दूंगा, अगर आपने वो देखनी हो। उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, हमने अर्थमेटिक मीन के तीनों मेथड, जो डायरेक्ट मेथड था, शॉर्टकट मेथड था, कोडिंग मेथड था। उसके बाद हमने वेटेड मीन, कंबाइंड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन यहाँ तक कर लिया था और इसकी प्रॉपर्टीज भी कर ली थी, अर्थमेटिक मीन की भी, ज्योमेट्रिक मीन की भी। तो उसके अलावा हम चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है और 2 जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है उसका लिंक्स भी दे दूंगा, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है जी हमारे पास मेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एंड डिमेरिट्स। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, यानी अच्छे तरीके से ये डिफाइन होता है, इसकी वैल्यू हम लूम करते हैं बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। यानी जो ज्योमेट्रिक मीन है इसमें हम तमाम वैल्यूज़ को शामिल कर कर वो निकाल रहे होते हैं, यानी सारी वैल्यूज़ शामिल होती हैं। कैपेबल और फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, जैसा कि हमने यहाँ किया कि हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन जब निकाल लेते हैं तो यहाँ देखें ये इससे आगे कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन भी निकलता है, यानी आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है वो। तो फॉर फ्रीक्वेंटली यूज एवरेज फॉर एवरेजिंग रेशियोज, जब हमें रेशियोज निकालनी होंगी जैसे इंडेक्स नंबर है तो ज्योमेट्रिक मीन उसके लिए सूटेबल है। या जब हमने रेट ऑफ ग्रोथ निकालना हो, इसकी हमने एक एग्जांपल भी की थी, यानी इनकम में ग्रोथ है या पॉपुलेशन की ग्रोथ है, तो तब हम ज्योमेट्रिक मीन ही यूज़ करते हैं। उसके बाद ठीक है जी, उसके बाद डीमेरिट्स हैं। नॉट इजी टू कैलकुलेट, यानी हमें ज्योमेट्रिक मीन लेने के लिए प्रॉपर इसका फार्मूला लगाना पड़ता है। और अगर आप दूसरा लें इस तरह का तो ये देखें हमें इसके लिए ये फार्मूले लगाने पड़ते हैं। उसके अलावा ये वाला फार्मूला, यानी ये इतना आसान नहीं बल्कि हमें इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। तो ये एक तरह से इसका डीमेरिट आ जाएगा। लॉग वगैरह लेते हैं फिर, या क्यूब रूट से लें डायरेक्ट तो क्यूब रूट लेना पड़ता है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी वैल्यू इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए या ज़ीरो आ जाए तो फिर इसको कैलकुलेट करना, यानी नेगेटिव का तो आता ही नहीं ना, लॉग ले ही नहीं सकते हम। और ज़ीरो का भी लॉग अगर मैं देखूँ तो वो भी मैथ एरर होता है, ठीक है। अगर यानी ज़ीरो आ जाए तो इसका हम नहीं निकाल सकते। लिमिटेड अलजेब्रिक ट्रीटमेंट है, यानी इसका हम कंबाइंड, यानी ज्योमेट्रिक मीन का आगे कंबाइंड मीन तो निकाल सकते हैं लेकिन आगे इसका यूज़ नहीं होता कहीं भी, जबकि अर्थमेटिक मीन का आगे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होता है। कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली, ग्राफ के ज़रिए हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जबकि चैप्टर 2 जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमने किया था उसमें हमने देखा था, ठीक है जी, वहाँ पर हमने मीडियन को पता है लोकेट किया था और मोड को भी लोकेट किया था, जबकि ये इसको हम ग्राफिकली नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। आगे है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन से लेस होता है, जबकि पीछे हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज़ में कि जो ज्योमेट्रिक मीन है ये अर्थमेटिक मीन से छोटा होता है। कंबाइंड अगर हमने हार्मोनिक मीन निकालना हो तो उसके लिए रिलेशन है n1 प्लस n2 ओवर n1 ओवर h1 प्लस n2 ओवर h2। h1 h2 हार्मोनिक मीन होंगे और n1 n2 उन की डाटा वैल्यूज होंगी या उन डाटा के सेट्स होंगे। उसके बाद अफेक्टिव बाई चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं उसमें ये है कि जब हम इसमें वैल्यूज़ में कुछ प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या ज़रब तकसीम करते हैं तो उसका आंसर चेंज हो जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में है। अगर हमने डायरेक्ट या टू वैल्यूज़ हमें दी गई हों तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए जो रिलेशन होता है हमारे पास वो क्या होता है, 2ab ओवर a प्लस बी, ठीक है। मेरिट्स है, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, जैसे पीछे था।
बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, तमाम ऑब्जर्वेशन को लेकर इसको कैलकुलेट किया जाता है। कैन बी कैलकुलेटेड, अब ये नेगेटिव वैल्यूज़ हों तब भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैपेबल ऑफ फर्दर, और ये आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, जैसा कि ये कंबाइंड आपको नज़र आ रहा है हार्मोनिक मीन, यानी जो पहले निकाले होंगे उनको हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स क्या हैं? इट इज़ नॉट इजी टू कैलकुलेट, ठीक है। इसका रिलेशन हमें वन ओवर समेशन वन ओवर एक्स रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, फिर उसको वगैरह वगैरह, तो इजी नॉट इजी टू कैलकुलेट। इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, इसमें जो वैल्यूज़ बड़ी हों या ज़्यादा छोटी हों तो ये अफेक्ट होता है उससे। इफ़ एनी वैल्यू इज़ ज़ीरो इट कैन बी कैलकुलेट, अगर कोई वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वन ओवर ज़ीरो तो अनडिफाइन हो जाता है, तो इसलिए अगर कोई वैल्यू ज़ीरो है तो वो ये कैलकुलेट नहीं हो सकता। इसके अलावा ग्राफिकली भी हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। अब साथ में इक्वल का साइन भी है, अगर वैल्यूज इक्वल हों तो ये केस हो सकता है कि अर्थमेटिक मीन बराबर हो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के, वरना आम तौर पर अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से, या हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है और ज्योमेट्रिक मीन उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए ये चीज़ें आपके काम आएंगी कि अगर वैल्यू सेम होंगी ना फिर ये तीनों बराबर आ सकते हैं, अर्थमेटिक मीन बराबर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉड भी करते हैं मीडियन, चले मोड। मोड से मुराद होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा। अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही होगी, रिपीट हो रही होगी, उसको हम मॉड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक डाटा सेट है, इसमें 3 देखें तो वो 4 टाइम्स आया हुआ है, तो इस डाटा का अगर हम मॉड निकालें तो वो क्या है, 3 है, ठीक है। अब इसी तरह इसका यूज़ कहाँ होगा, प्रोडक्शन में, यानी शू का साइज़ हमने देखना है कि कोई कौन सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो फिर वहाँ मॉड का यूज़ होता है। ऐसे ट्राउज़र का साइज़ है, कॉलर साइज़ है, वेस्ट साइज़ है, यानी जहाँ भी हमें ये चीज़ें इस तरह होंगी तो ये इसकी एप्लीकेशन में आ जाएगा। अब यहाँ है जी कॉलर साइज़ ऑफ 5 मैन, 5 बंदों के कॉलर का साइज़ ये दिया गया है। एवरेज कॉलर साइज़ क्या है, तो यहाँ पर हमें मॉड का इस्तेमाल करते हैं इस तरह का जब होगा साइज़ वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 12 है वो 2 टाइम्स आया हुआ है, यानी ये रिपीट हुआ है, तो फिर हमें ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यानी ये हमारे पास एरर आ गए और ये पेजेस आ गए, तो अब देखें सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो है यहाँ पर 49, तो 49 के अगेंस्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। यानी अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, यानी जिसके अंदर क्लासेस नहीं होती, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी उसके अगेंस्ट जो एक्स की वैल्यू होती है वो हमारा मॉड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हमें दिया गया है जी मॉड ग्रुप डाटे के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है। तो अब यहाँ हमने क्या करना है, जो एफ एम है वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे यहाँ पर 8 है, ये हमारा हो जाएगा एफ एम। उससे जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है वो होती है एफ वन, उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है एफ टू, ठीक है। तो एफ एम, एफ वन और एफ टू जो है वो हमारे पास मालूम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज हमें बनानी पड़ती हैं क्योंकि वो यूज़ होंगी। क्लास बाउंड्रीज, इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास सी बी होती है। उसके बनाने का तरीका बच्चों ये होता है, आम तौर पर ज़्यादातर यही होगा
कि 0.5 कम करना है, आगे 0.5 निकालना है, लेकिन इसका तरीका ये मैंने लिख दिया है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए 1 होता है, 1 का हाफ हमने जमा और माइनस करना होता है। तो अगर मैं 5 में से 0.5 यानी 0.5 माइनस करूँ तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4.5 और इसमें ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 9.5। यही नीचे रिपीट होनी होती है और फिर यहाँ 14.5 यही नीचे, यहाँ से नेक्स्ट वाली के साथ 0.5 यही नीचे और आगे वाली है 24.5। ठीक है, तो एफ एम वाली लाइन में जो लोअर बाउंड्री होती है वो हमारी एल की वैल्यू होती है। जो एच होता है बच्चों, उसके लिए हम क्या करते हैं, आप इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं या आप इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं। तो ये अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो 5 आ रहा है, ये एच हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज़ आगे दर्ज कर देते हैं। एल आ गई हमारी लोअर बाउंड्री 9.5, एफ एम आ गया 8 माइनस एफ वन आ गया 1 ओवर एफ एम आ गया 8 माइनस एफ वन आ गया 1 प्लस एफ एम आ गया 8 और एफ टू आ गया 3 और एच जो है वो हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, तो 9.5, 8 माइनस 1 करें तो 7, ये भी 7 प्लस ये 5 मल्टीप्लाई 5, तो 9.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 35 आ जाएगा, नीचे इनको ऐड करें 12 आ जाएगा। तो 9.5 प्लस इन दोनों को तकसीम कर लेते हैं 35 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया 2.9167। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ गया 12.4167। ठीक है जी, मोड के लिए हम ऊपर ही ऐसे उल्टा कैप यूज़ करते हैं। दोबारा देख लें, ये इसका फार्मूला है। FM जो है वो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी दी गई होगी उसको कहते हैं, F1 उससे ऊपर वाली होती है और F2 उससे नीचे वाली होती है। इसी लाइन में जो क्लास बाउंड्रीज हम बनाएंगे, उसको बनाने का तरीका क्या होता है, आमतौर पर ज़्यादातर ऐसी बनेगी कि पहली वैल्यू में से 0.5 कम करना है और आगे वाली के साथ 0.5 लगाना होता है, यही नीचे आती है और इधर से जो आगे वाली बाउंड्री है उसके साथ 0.5, ऐसे ही फिर रेपिटेशन होती है। तो एच जो है वो इन दो का डिफरेंस ले लें या इन दो का ले लें। ठीक है, इस तरह ये आ जाता है, बाकी वैल्यूज़ दर्ज करनी और हल कर लेनी। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा मॉड। मॉड में क्या होता है जी, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को हम मॉड कहते हैं। और इसी तरह डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में जबकि ग्रुप डाटा हो जिसमें क्लासेस हों तो फिर ये तरीकाकार है और ये इसका फार्मूला ये है, आपने याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मीडियन आ जाता है। मीडियन से मुराद हमारे पास पोजीशन वैल्यू, पोजीशनल वैल्यू होती है, सेंट्रल वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका जो एक डायरेक्ट मेथड है वो देख लें कि अब पहले वैल्यूज़ हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज़ हैं, 3 इधर से छोड़ें 3 इधर से छोड़ें तो सेंटर में जो वैल्यू बचती है वो हमारा मीडियन होती है। ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या है कि जो सेंट्रल वैल्यू है उसको मीडियन कहते हैं। ठीक है, देखें ना ये इधर और इधर यानी डाटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इसी तरह अगर यहाँ देखें 1 2, अच्छा एक चीज़ जो बच्चों आपने अपने दिमाग में रखनी है, मीडियन को करते हुए, क्वार्टाइल को करते हुए, डिसाइल को करते हुए, परसेंटाइल को करते हुए, तो सबसे पहले डाटा यानी जो आमतौर पर अनग्रुप डाटा है उसको तरतीब लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी सबसे पहले इसको भी तरतीब ही लगाना था। चले मैं इसमें करता हूँ 1 2 3 4 5 6 8 और 9। ठीक है, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी, 2 भी, 1 भी, 5 भी, 4 भी और 3 भी। इसको कहते हैं एरे करना। इसको भी मैं कर लेता हूँ, तो 1 2 5 6 7 8 9। वैसे अभी भी 6 ही बन रही है तो चलो इतना इशू नहीं है। सेंट्रल वैल्यू इसको पहले एरे कर लेना है। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं, 8 वैल्यूज़ हैं, 3 इधर से छोड़ें 3 इधर से। अब सेंटर में 2 वैल्यूज़ बचती हैं। ठीक है, तो दोनों को हमने करना है जमा और 2 से करना है डिवाइड। ठीक है,
2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास मीडियन। ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड, इनफॉर्मल मेथड, जो कि आमतौर पर हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह आपने डायरेक्ट अगर देखना हो तो आप बड़े आराम से अपना देख सकते हैं कि आप सही सीमत में जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले डाटे को अरेंज करना होता है, असेंडिंग आर्डर में कर लें चाहे डिसेंडिंग आर्डर में कर लें। असेंडिंग आर्डर क्या होता है, पहले छोटी रकम फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ये असेंडिंग आर्डर है। डिसेंडिंग होता है पहले बड़ी फिर छोटी, अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो। ठीक है, तो असेंडिंग आर्डर कर लें चाहे डिसेंडिंग आर्डर कर लें और सेंटर वैल्यू निकाल लें। अब ये प्रॉपर मेथड है, n+1/2 वैल्यू इन एरे। ठीक है, यानी पहले एरे कर लेना है। ये डाटा है, इसको मैं अरेंज करता हूँ 1 2 5 6 7 8 और 9। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं n की जगह रखता हूँ 7 +1/2 वैल्यू इन एरे। 7 + 1 8/2 वैल्यू इन एरे। 2 4 are 8 फोर्थ वैल्यू इन एरे। अब यहाँ से हम फोर्थ वैल्यू देखेंगे कि वो कौन सी है। तो अगर आप गौर करो कि जो फोर्थ वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4, फोर्थ वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ गई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। सही है। तो ये हो गया इसका फार्मूले के तरीके से। अगर n ऑड हो तो, अगर n इवन हो फिर देखें, जैसे कि ये डाटा है इसमें 8 वैल्यूज़ हैं, तो n की जगह मैंने 8 रखा, 8 + 1/2, तो ये 8 + 1/2 8 + 1 9। ठीक है, आगे ये लिखेंगे वैल्यू इन एरे, वैल्यू इन एरे। यही डाटा मैंने यूज़ करना है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, जो डाटा ये लिखा हुआ है ना, यही समझ लें। ठीक है, तो 9/2 डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तो गौर से देखिएगा बच्चों, इसका तरीकाकार ये होता है कि सिंपल 4 को हम लिखेंगे +0.5। अब ये 4 है ना, तो इससे अगली यानी पाँचवीं वैल्यू माइनस पिछली, उससे पिछली चौथी वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो भी आएगा इसको ऐसे लिखना है 0.5 इधर आ जाएगा। और अब ये चौथी है तो यहाँ पाँचवीं माइनस चौथी कर देंगे। ठीक है, यानी जो भी यहाँ होगा उससे अगली में से पिछली को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये हल हो जाएगा। तो ये आ गया 4 + 0.5। अब फिफ्थ वैल्यू देखें तो 1 2 3 4, फिफ्थ 5 है और फोर्थ 4 ही है। वैसे 5 - 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 4.5 ही आएगा। ठीक हो गया जी। तो ये हो गया अगर n ऑड हो, ये होगा n इवन हो। अगर n इवन हो तो एक और मेथड भी होता है, वो भी देख लें साथ ही। इसके लिए ना एक फार्मूला होता है 1/2 n/2 वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू। ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। n 8 है, 8/2 वैल्यू प्लस n 8/2 प्लस 1th वैल्यू। तो ये आ जाएगा 4th वैल्यू और ये आ जाएगा 2 प्लस, ये डिवाइड करेंगे 4 + 1 करेंगे तो 5th वैल्यू। अब जो 4th वैल्यू है एरे के अंदर वो 4 ही है और वो दूसरी 5 ही है, दोनों को जमा करेंगे 9/2 तो ये 4.5। ठीक है, उस तरह कर लें, इस तरह कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें, डायरेक्ट कर लें, लेकिन पेपर में डायरेक्ट नहीं करेंगे, शायद वो अलाउ नहीं होगा वहाँ पर। उसके बाद अगर हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, आमतौर पर बच्चों डिस्क्रीट की निशानी ये होती है कि उसमें जो डाटा आपको दिया होगा वो 1 से 10 की रेंज के अंदर अंदर होता है, या क्लासेस नहीं दी गई होंगी। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। तो
n+1/2 वैल्यू, उसके लिए आपने सी एफ बना लेना है। सी एफ जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है, जो कि हमने चैप्टर 2 में सीखा था। ठीक है, उसमें हमने जब वो ऑगी बनाया था तो उसमें दो तरह की थी, लेस देन और ग्रेटर देन, दो तरह की थी। तो n/2 n+1/2, n से मुराद यहाँ समेशन f की वैल्यू होगी 31 + 2 1/2 32/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 16th वैल्यू 16th। ठीक है, अब ये आपने जो 16 है वो यहाँ पर ढूंढना है सिया वाले कॉलम में, तो यहाँ पर हमें ये मिल गया 16। तो इसके ऑपोजिट जो हमारे पास ये वैल्यू होगी ये हमारा मीडियन होगा। ठीक है, समझ आ गई जी। अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो यानी x है, ये f दिया गया है, सी एफ बना लेना है। सी एफ बनाने का तरीका होता है, पहली वैल्यू वैसे लिखनी है, इसको आगे वाली में ऐड कर देना है, जो जवाब आएगा उसको उसके आगे वाली में ऐड कर देना है, जो जवाब आएगा उसको उसके आगे वाली में ऐड कर देना है। ठीक है, तो n की जगह हमने समेशन f की वैल्यू रखनी होती है, n+1/2 है, 32 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16। अब यहाँ से सी एफ में 16 ढूंढना है आपने, और फिर उसके ऑपोजिट जो वैल्यू होगी। इसका तरीका ये होता है कि अगर 16 नहीं मिलता तो 16 से बड़ी देखनी होती है, लेकिन यहाँ चूँकि 16 ही आ गया इसलिए हमने इसको पंगा नहीं लेना। अगर हमें जो मीडियन है, अगर हमें कोई ग्रुप्ड डाटा दे दिया जाता है, फिर हम कैसे निकालेंगे? तो हम ग्रुप डाटा के लिए मैं यहाँ से ही यही समझे हमें ग्रुप डाटा दिया गया है, इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, समझिए ये हमें एजेस दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई हैं, क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली हुई हैं, बस इसमें सी एफ का कॉलम का इजाफा कर लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही इसको आगे वाली में ऐड कर देंगे, इसको उससे आगे वाली में, इसको उससे आगे वाली में। ठीक हो गया। अब जो मीडियन है उसका जो हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होता है, मीडियन के लिए ये टिल्डा, इसके ऊपर ये टिल्डा कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है L+H/F n/2 - c। ठीक है, n जो है वो हमारा समेशन f को रिप्रेजेंट करेगा। जब फ्रीक्वेंसी हो ना हमारे पास, तो n किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? समेशन f को। ठीक है, तो जो कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ना, तो वो हमारे पास आया है समेशन f, हमने लिए ही नहीं, यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं थी, चलो ले लेते हैं। वैसे ये समेशन f के इक्वल ही होता है। ठीक है, हमें यहाँ रखता हूँ n/2, पहले निकाल लेते हैं। n 16 है बाई 2, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो इसको आपने ढूंढना होता है सी एफ वाले कॉलम में। ठीक है, तो अगर आप गौर करो सी एफ वाले कॉलम में, तो वहाँ पर हमें 8 तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन 9 नज़र आ रहा है। तो इस क्लास को आपने सेलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है, को सिलेक्ट कर लेंगे, तो इस लाइन में, यानी ये जो लाइन हमने सेलेक्ट की है, इस लाइन में जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है वो सी होती है, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी सी एफ वाले कॉलम में सी होती है। इस लाइन में जो लोअर बाउंड्री है वो एल होती है। ठीक है, इस लाइन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी एफ की वैल्यू होती है। ठीक है, इसी लाइन में। ठीक है, और एच मैंने बताया था इन दो का डिफरेंस ले लें या इन दो का ले लें। एच जो है वो 5 है, तो आई थिंक सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, यहाँ दर्ज करते हैं और हल कर लेते हैं। एल आ गया 9.5, एच आ गया 5, फ्रीक्वेंसी आ गई 8, n/2 आ गया 8 और सी आ गया 1। 9.5 + 5/8 और ये आ गया 7। 9.5 5 7 35 /8, तो
9.5, इनको डिवाइड कर लेते हैं। 35 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ गया 4.375। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गया 13.875। दोबारा देखें, मीडियन अगर हमें ग्रुप डाटा के लिए दिया हो, उसके लिए रिलेशन है L प्लस H ओवर F n/2 माइनस C। तो n से मराद समेशन f होता है जो कि 16 है, n/2 करेंगे तो ये 8 आएगा। इसके लिए हमें CF का कॉलम चाहिए होता है, जो कैसे बनाया जाता है, पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही उसको आगे वाली में ऐड कर देना, जो आएगा उसको उससे आगे वाली में ऐड कर देना, ठीक है। तो 8 को हमने इस लाइन में ढूंढना है, अगर 8 नहीं है तो उससे बड़ी देखें 9, ये आगे 9, क्योंकि 1 से 9 का मतलब है इसमें 8 भी आ जाएगा। इस लाइन को हाईलाइट कर लेंगे। इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो C होगी। इस क्लास में जो क्लास बाउंड्रीज होंगी उसकी लोअर बाउंड्री L होगी। इसी लाइन में जो फ्रीक्वेंसी है वो F होगी। H इन दो का डिफरेंस होता है। तो इस तरह ये सारी वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे और अपना क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारे पास मीडियन। तो इस में यहाँ तक ही करते हैं, आगे फिर क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर समझ आ रही है तो वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफिज़।